टारगेट 4 एग्जाम में आपका स्वागत है और मैं शुरू कर रहा हूं आज स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को यूपी SSSC आयोग ने पेट में डिस्कस किया है। इसको स्थानीय स्वशासन को कहा है कि उससे सवाल पूछेंगे या स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया है उसमें। तो स्थानीय स्वशासन को बहुत अच्छी तरीके से देखना है कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है। इसमें पहला पार्ट स्थानीय स्वशासन का लगा रहा हूँ, बहुत बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। पेट वाले बहुत अच्छी तरीके से देखें स्थानीय स्वशासन क्या होता है। और जिस दिन स्थानीय स्वशासन पूरा खत्म कर दूंगा उसके बाद कम से कम 20-25 सवाल लगाऊंगा स्थानीय स्वशासन के, जिन्हें देखकर मजा आ जाएगा। और स्थानीय स्वशासन के सवाल इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। इससे बेहतर और इससे ज़्यादा सवाल बनने की आशंका स्थानीय स्वशासन में नहीं होगी और पेट में ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है। प्री टेस्ट है, कोई ज़्यादा हार्ड पूछने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, अंदर जाने की। देखो मैं बात करता हूँ बिना किसी रुके हुए, बिना किसी डिस्टर्ब के बारे में बात करता हूँ स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि देखो, स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है कि स्थानीय स्तर पर लोगों की शासन में भागीदारी। सीधी मतलब है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना, ये स्थानीय स्वशासन का मतलब है। कहने का अर्थ है कि ग्राम स्तर पर या स्थानीय स्तर पर लोगों की शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करना, उनको बढ़ाना, ये स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। आगे हम बात करें स्थानीय स्वशासन में, तो स्थानीय स्वशासन को दो तरीके से बांटा गया है। मैं पहले बात करूं तो पहला ग्रामीण क्षेत्र है, दूसरी बात करूं तो नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में बात करूं तो ग्राम, ये जो ग्राम है वो पंचायत स्तर की पहली इकाई है, ठीक है। पंचायत स्तर की पहली इकाई ग्राम को कहते हैं। उसके बाद ब्लॉक आता है और उसके बाद जिला पंचायत, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं नगरीय क्षेत्र में तो नगर पालिका के बाद नगर पंचायत आती है और नगर पंचायत के बाद आता है नगरीय क्षेत्र, ठीक है। नगरीय क्षेत्र यानी नगर निगम, ठीक है। नगर पालिका इसके ऊपर नगर पंचायत और नगर पंचायत के ऊपर होता है नगर निगम। नगर निगम जहाँ महापौर बनते हैं, मेयर बनते हैं, और नगर पालिका में सबको पता है चेयरमैन बनते हैं, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, ग्राम में प्रधान, ठीक है। ब्लॉक में बात करें तो ब्लॉक प्रमुख, और जिला पंचायत में बात करूँ जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। आगे देखो, भारतीय ग्रामीण प्रशासन हेतु पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख, इसको ध्यान रखना, ठीक है। पंचायतों का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, ये कहाँ किया गया, इसको ध्यान रखना कि पंचायतों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिला है, ठीक है। कहाँ पे, ऋग्वेद में, जहाँ गांव को प्रशासन की आधारभूत इकाई माना गया, ठीक है। जहाँ ग्राम को शासन की आधारभूत इकाई माना गया है। और सर्वप्रथम पूछा जाए कि पंचायतों का उल्लेख कहाँ मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है, जहाँ ग्राम को प्रशासन की आधारभूत इकाई माना गया। इसको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। सबसे पहले बात करें कि ब्रिटिश काल में, तो ब्रिटिश काल में 1870 की बात है, सबसे पहले पंचायतों की चर्चा चलाई थी। कोई किसी बात को डिस्कस किया था तो सर्वप्रथम चर्चा की थी मेयो ने, सर्वप्रथम चर्चा की थी पंचायतों की मेयो ने। लेकिन इसे वास्तविक रूप, अगर मैं इसकी वास्तविक रूप की बात करूं, लेकिन इसे वास्तविक रूप दिया था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने इसे वास्तविक रूप दिया और इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं, ठीक है। इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक पूछा जाए तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहते हैं, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। आगे देखो, इसी क्रम में आगे मैं बात करूं कि संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन, तो सुनो, संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन सबसे पहले प्रसिद्ध गांधीवादी श्री मन्ना नारायण अग्रवाल, इनको ध्यान रखना, श्री मन्ना नारायण अग्रवाल, इन्होंने किया था इस बात का समर्थन, ठीक है। गांधीवादी वक्त थे, गांधीवादी श्री मन्ना नारायण अग्रवाल ने पंचायती राज को वहाँ पर डिस्कस किया था संविधान सभा में। इसीलिए ग्राम पंचायत को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे भाग 4 में डिस्कस किया गया है, इसके अनुच्छेद 40 में रखा गया, ठीक है, जहाँ लिखा है ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था। अनुच्छेद 40 DPSP पढ़ाया भी है, और देख लेना DPSP में जो आर्टिकल 40 है उसमें सीधा लिखा है ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था, ठीक है, अनुच्छेद 40 में। जब गांधीवादी नेता श्री मन्ना नारायण अग्रवाल ने संविधान सभा में इसको
डिस्कस किया, इस पर चर्चा की, इस पर प्रस्ताव दिया ग्राम पंचायतों के लिए। तब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 को जाके एडजस्ट किया गया, जहाँ ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था की बात कही गई है। ठीक है, आगे देखो इसी क्रम में इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया था सन 1952 में। और ये कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में भारत में लाया गया था। और ये एक अमेरिका की एजेंसी थी, फोर्ड फाउंडेशन। ठीक है, फोर्ड फाउंडेशन एक अमेरिका की एजेंसी थी जिसके सहयोग से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 भारत में लाया गया। और जवाहरलाल नेहरू ने इसको लाने का पूरा प्रयास किया और लाए। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अच्छा, ये शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था तो आर्थिक विकास सामाजिक सुधार कार्यक्रम के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना था। ठीक है, अब उत्साह पैदा किया, जागरूकता पैदा करना था, उनकी भागीदारी को बढ़ाना था, परंतु ये जन सहभागिता के कारण असफल रहा। इसका देखो मेन कारण ये रहा, मैं तुम्हें बता दूं, जन सहभागिता के कारण ये कार्यक्रम असफल रहा। तो वो रहा है जब लोग पिछड़े हुए हैं और उनको मतलब सजग एवं सफल बनाने के लिए जब तक सरकार के द्वारा मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति जो की जाती है, उनको ये काम जो दिया गया है, और जब तक उनको सजग नहीं किया जाएगा, उनको बताया नहीं जाएगा, तो पिछड़े हुए लोग कैसे प्रेरित हो जाएंगे उस काम के लिए। तो सरकार ने इसका काम हर राज्य के हर जिले के, कहने का मतलब हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंप दिया था। लेकिन ये काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने इस कर्तव्य का अपने पूरी तरीके से पालन नहीं किया, नज़रअंदाज किया। इसी का कारण ये परिणाम रहा कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 जो भारत में लाया गया था, ये असफल हो गया। ठीक है, इन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने अपना कर्तव्य है वो सही तरीके से नहीं निभाया, इसी के कारण ये कार्यक्रम असफल रहा। इसके बाद एक और लाया गया था कार्यक्रम, उसको मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया पर बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 इसी के बाद लाई गई थी। वो भी कुछ दिनों तक तो चली, लेकिन बाद में पूरी तरीके से सफल वो भी नहीं हुई, योजना असफल रही। इसके बाद प्रमुख समितियां बनाई गई। उस प्रमुख समितियों में सबसे पहले पंचायती राज से संबंधित पहली समिति बनाई गई बलवंत राय मेहता समिति 1957। इस बलवंत राय मेहता समिति के गठन का केवल एक ही कारण था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो भारत में लाई गई थी वो सफल क्यों नहीं, वो असफल जानने का कारण के लिए इस समिति को नियुक्त किया गया था। और जब ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जब इसका गठन होता है, तो ये बलवंत राय मेहता समिति पूरा, कहने का मतलब मार्गदर्शन, पूरा इसका ब्यौरा लेती है। उसके बाद ये सरकार को बताती है कि भैया ग्राम स्तर पर और पंचायत ये स्थानीय शासन है, इसको अगर मजबूत इसको करना है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाइए। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव देती है, बनाने का सुझाव देती है। उसके बाद क्या होता है कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय बनाई जाती है। इन्होंने बताया था कि पंचायतों की जो संरचना है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति होनी चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए जिसे कहते हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। 3 प्रकार से आप बनाइए। तो सरकार ने कुछ ऐसा ही किया और सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 1959 को, इसको बहुत ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया। इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले में लागू कर दिया। इसके बाद दूसरे बाद इसके बाद जो पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई, वो 11 अक्टूबर 1959 को इस व्यवस्था को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। ध्यान रखना, पहली व्यवस्था जहां लागू की थी वो राज्य था राजस्थान, दूसरी व्यवस्था जब 11 तारीख को लागू हुई वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, बस इतना ही आज पंचायती राज व्यवस्था में मैं बलवंत राय मेहता समिति तक पहुंचा हूं। आगे की समितियां और भी हैं। आगे की समिति अशोक मेहता समिति जिसका गठन 1977 में किया गया, इसने भी अपने सुझाव दिए थे। इसने कहा था कि पंचायतों की संरचना द्विस्तरीय होनी चाहिए, द्विस्तरीय में पहले पर मंडल होना चाहिए और ऐसा मंडल जिसमें 10 से 20 गांवों का गठन हो, दूसरे पर जिला परिषद सीधा होना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा था कि पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए
और पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि पंचायतों में दलीय आधार पर चुनाव होने चाहिए, ठीक है। और इन्होंने कहा था अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो अशोक मेहता समिति 1977, उसके बाद बनती है पी के राव समिति 1985, उन्होंने क्या सुझाव दिए। उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति 1986, इसको भी डिस्कस करूंगा। पी के थुंगल समिति 1988 में बनी, उसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद क्या कार्यकाल होता है, किस संशोधन के कारण इसको, किस संशोधन से इसको यहाँ लाया गया। पूरी व्यवस्था को पढ़ाने में 2-3 दिन लगेंगे, हल्का हल्का पढ़ते जाएंगे आराम से। ग्राम पंचायती स्थानीय स्वराज शासन खत्म होगा और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और इसी बात को कहते हुए, और इसके क्वेश्चन भी लगवाए जाएंगे बाद में, ठीक है। इसी बात को कहते हुए हम इसको बात को यहीं समाप्त करते हैं, और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।